नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ तनवीर। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। जीबीसी 5.0 से 7 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट धरातल पर उतारेगी योगी सरकार। हर जिले में खुलेंगे रोजगार के द्वार। यूपी में डिजिटल शिक्षा क्रांति, सीएम योगी ने शुरू किया निष्ठा कार्यक्रम। प्री प्राइमरी से 12वीं तक के शिक्षक होंगे हाईटेक। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर साधा निशाना। बोले, अब की बार किसी दल की नहीं, पीजे की बनेगी सरकार। ईंधन की बचत को लेकर योगी सरकार की बड़ी पहल। ईवी गाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए 50 करोड़ की सब्सिडी को मिली मंजूरी। हाई स्पीड रेल नेटवर्क से जुड़ेगा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दिल्ली से महज 21 मिनट में तय होगी दूरी। यूपी में अब सड़क पर खड़ी करके सवारी नहीं भर सकेंगे रोडवेज बसें। यात्रियों को बैठाकर ही निकल सकेंगे स्टेशन से बस। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों का और शुरुआत करते हैं लखनऊ की खबर से। राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सीएम योगी के गोरखपुर दौरे का आज दूसरा दिन है। तो सीएम योगी आज पूजा अर्चना गौ सेवा करेंगे। लखनऊ से ये हम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां जनता दर्शन कार्यक्रम भी लगाएंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और इसी के साथ कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। तो लखनऊ से ये हम जानकारी आपको बता रहे हैं, सीएम योगी के गोरखपुर दौरे का आज दूसरा दिन है। राजधानी लखनऊ से ये हम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां सीएम योगी के गोरखपुर दौरे का आज दूसरा दिन है और आज पूजा अर्चना और गौ सेवा करेंगे सीएम योगी। जनता दर्शन कार्यक्रम भी लगाएंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। तो लखनऊ से यह हम जानकारी आपको बता रहे हैं, आज सीएम योगी के गोरखपुर दौरे का दूसरा दिन है। पूजा अर्चना करेंगे, गौ सेवा करेंगे और इसी के साथ आपको बता दें, जनता दर्शन कार्यक्रम भी लगाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। और आगे बढ़ते हैं खबरों में। लखनऊ से एक और खबर आपको बता रहे हैं, जहां लखनऊ में सभी जज आज साइकिल से कोर्ट जाएंगे। तो जिला जज के आवास से निकलेंगे 70 से ज्यादा जज। लखनऊ से यह हम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां हाई कोर्ट के जज भी साथ में मौजूद रहेंगे। तो प्रधानमंत्री की अपील के बाद साइकिल से कोर्ट जाएंगे जज। लखनऊ से यह हम जानकारी आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री की अपील के बाद अब साइकिल से कोर्ट जाएंगे जज। तो राजधानी में सभी जज आज साइकिल से कोर्ट जाने वाले हैं। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जिला जज के आवास से निकलेंगे 70 से ज्यादा जज। तो हाईकोर्ट के जज भी साथ में मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री की अपील के बाद साइकिल से कोर्ट जाएंगे जज। लखनऊ से यह हम जानकारी आपको बता रहे हैं, सभी जज आज साइकिल से कोर्ट जाएंगे। और इस दौरान हाईकोर्ट के जज भी यहां पर मौजूद रहेंगे। तो राजधानी लखनऊ से यह हम जानकारी आपको बता रहे हैं। और आगे बढ़ते खबरों में, उत्तर प्रदेश के तकनीकी और उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से राज्य भवन द्वारा कई महत्वपूर्ण विश्वविद्यालयों में
नए कुलपतियों की नियुक्ति कर दी गई है। जारी आधिकारिक आदेशों के तहत 3 प्रमुख विश्वविद्यालयों को नए प्रशासनिक मुखिया मिल गए हैं। प्रोफेसर अनुपमा कौशिक वर्मा को गोरखपुर स्थित मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का नया कुलपति नियुक्त किया गया है। शिक्षा के क्षेत्र में उनके लंबे अनुभव को देखते हुए उन्हें ये बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। और इसी के साथ आपको बता दें, प्रोफेसर जयप्रकाश पांडे को लखनऊ स्थित डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी का नया कुलपति बनाया गया है। देश के सबसे बड़े तकनीकी विश्वविद्यालय के रूप में AKTU में उनके नेतृत्व से तकनीकी शिक्षा और परीक्षाओं के सुचारू संचालन में तेजी आने की भी उम्मीद है। और अब खबर फर्रुखाबाद से है, जहां फर्रुखाबाद जनपद में आयोजित होने वाली लेखपाल भर्ती परीक्षा को पूरी तरह सकुशल, निष्पक्ष, पारदर्शी और नकल विहीन ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने अपनी कमर कस ली है। इसी कड़ी में जिलाधिकारी डॉक्टर अंकुर लाठर ने पुलिस अधीक्षक आरती ने संयुक्त रूप से विभिन्न परीक्षा केंद्रों का औचक निरीक्षण कर सुरक्षा और प्रशासनिक व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। अधिकारियों ने फतेहगढ़ स्थित महियसी महादेवी वर्मा राजकीय बालिका इंटर कॉलेज तथा राजकीय इंटर कॉलेज का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने परीक्षा के सफल संचालन के लिए की गई तैयारियों की बारीकी से समीक्षा की। और अब खबर बुलंदशहर से है, जहां शिकारपुर तहसील प्रशासन ने घर घर प्रगड़र भेजकर जनगणना कराने की तैयारियां पूरी कर ली हैं। तहसील सभागार में जनगणना कर्मियों को नियुक्ति पत्र व बैग वितरित किए गए। सफलतापूर्वक जनगणना संपन्न कराने के लिए 660 प्रगड़ लगाए गए हैं। शासन के निर्देश पर 7 मई से 21 मई तक, स्वगणना के बाद 22 मई से 20 जून तक घर घर जाकर जनगणना की जाएगी। आज जनगणना में सभी प्रगणकों को और सुपरवाइजर्स को नियुक्ति पत्र बांटे गए हैं और निर्देश यही दिए गए हैं कि सभी अपना कार्य जो है समय से निपटाएं। इसके लिए कंट्रोल रूम की व्यवस्था हमारे यहाँ की गई है, तो कंट्रोल रूम उसकी मॉनिटरिंग करेगा समय पर। किस तरह की तैयारी की गई है सर, और ये अभियान कब तक चलेगा और कब से चल रहा है सर? ये अभियान, इसका जो पहला चरण था स्वगणना थी। स्वगणना में 7 मई से 21 मई तक लोगों के द्वारा अपनी गणना खुद से की जानी थी। इसके अतिरिक्त 22 मई से लेकर 20 जून तक जो जनगणना का फर्स्ट राउंड है HLBs की काउंटिंग, वो किया जाएगा। तो वो कल से स्टार्ट हो रहा है हमारा। देखिए, अभी तक जो है कुल 660 इन्यूमरेटर और 110 प्रगणक हमारे लगे हुए हैं। दिनांक 7 मई से 21 मई तक स्वगणना का जो है कार्यक्रम चल रहा था, जो आज 21 तारीख को समाप्त हो जाएगा। और 22 तारीख से सबसे पहले गृह गणना या घरों की गणना की जाएगी, जिसके लिए हमारे प्रगणक और इन्यूमरेटर जो है वो फील्ड में जाके घर घर गणना करेंगे। और आगे बढ़ते खबरों में, रामनगरी अयोध्या में संविदा डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ ने वेतन न मिलने से नाराज होकर जिला अस्पताल गेट पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे डॉक्टर व कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें पिछले 3 महीने से सैलरी नहीं मिली है, जिससे आर्थिक और पारिवारिक समस्याएं लगातार बढ़ रही हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत जिला अस्पताल में तैनात 50 से ज्यादा संविदा डॉक्टर और पैरामेडिकल कर्मियों ने अस्पताल गेट पर इकट्ठा होकर प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई और जल्द वेतन जारी करने की मांग की है। हमारे यहाँ जो जिला चिकित्सालय में और प्रदेश में जो सभी NHM कर्मचारी हैं, उनके आह्वान पर हमारे यहाँ जो है NHM कर्मचारियों को 3 महीने से 2.5-3 महीने से सैलरी का भुगतान नहीं हुआ है, जिससे मूलभूत समस्याएं, बच्चों की फीस देना, घर में जो बुजुर्ग हैं उनके इलाज के खर्चे में और जो दैनिक चीज़ों की आवश्यकता है उसमें बहुत दिक्कत आ रही है और लोगों का ढंग से घर नहीं चल पा रहा है, जिसके कारण लोग परेशान हैं। हम लोग संविदा कर्मचारी हैं और हम लोग की वैसे सैलरी लेट आती है, लेकिन उसके बावजूद अब 3 महीने से सैलरी नहीं आई है। हम लोग नियमित भी नहीं हैं, तो हम लोग और भी अपनी ड्यूटी सीरियसली करते हैं
और उसके बाद भी हमारी सैलरी जो कि परमानेंट से कम है, हमारे बेनिफिट्स भी कम है उनसे, हमारी लीव्स कम है, हमें पेंशन की तो वैसे कोई सुविधा नहीं है और भी ज़्यादातर चीज़ें हमें फैसिलिटीज़ नहीं रहती। सिर्फ एक सैलरी है जिसके भरोसे हम लोग काम कर रहे हैं और अगर वो भी नहीं मिली तो ये मानवता के खिलाफ है। 1 महीने नहीं, 2 महीने नहीं, अब ये तीसरा महीना शुरू हो गया है। और अब खबर हमीरपुर से है, जहां हमीरपुर जनपद में राष्ट्रीय राजमार्ग 34 पर लगातार हो रहे भीषण सड़क हादसों से आक्रोशित जनता का सब्र आखिरकार टूट गया। आसमान से बरसती 45 डिग्री सेल्सियस की जानलेवा गर्मी और लू के थपेड़ों के बीच हाईवे के चौड़ीकरण और डिवाइडर निर्माण की मांग को लेकर हजारों की संख्या में ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट परिसर का घेराव किया। जनपद के गांव-गांव से उमड़े इस जन सैलाब में महिलाएं, पुरुष और बुजुर्ग भारी संख्या में शामिल हैं, जिससे कलेक्ट्रेट परिसर घंटों से आंदोलन का रणक्षेत्र बना हुआ। देखिए, नेशनल हाईवे NH 34 जो है खूनी हाईवे के नाम से जाना जाता है। वो सड़क दुर्घटनाओं की वर्तमान में पराकाष्ठा है और उसमें कई लोग मारे गए हैं, हमारे युवा भाई मारे गए, हमारे बुजुर्ग मारे गए, हमारे आम जनमानस उनकी मानवीय क्षति होती है। इसी को लेकर के हम लोगों ने नगर पालिका परिसर में एक सर्व समाज ने, हर राजनीतिक दल के लोगों ने, हर समाज के प्रतिनिधियों ने यहाँ पर बैठक की। बैठक करने के बाद जिलाधिकारी को शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग ज्ञापन देने गए, परंतु जिला प्रशासन ने और जिलाधिकारी महोदय ने बहुत ही ज़्यादा संवेदनहीनता का परिचय दिया। हम लोगों द्वारा आज खूनी सड़क को चौड़ीकरण करने के लिए धरना दिया गया। वो खूनी सड़क जिसने बुंदेलखंड की न जाने कितनी माँओं के गोद सूनी कर दी और न जाने कितने घरों के चिराग बुझा दी है। और उस खूनी सड़क के लिए आज हम लोग अंबेडकर पार्क में एकत्रित हुए थे और अंबेडकर पार्क से एकत्रित होकर के जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचने का काम किया था और हमारा शांतिपूर्ण तरीके से हम जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देना चाहते थे। और अब खबर एटा से है, जहां एटा जनपद के मुजफ्फरपुर हिरोदी गांव में दबंगों द्वारा एक पीड़ित परिवार की पैतृक जमीन पर अवैध कब्जा किए जाने का गंभीर मामला सामने आया है। जिलाधिकारी अरविंद सिंह के भूमाफियाओं और अवैध कब्जाधारियों के खिलाफ सख्त रुख के बावजूद स्थानीय दबंगों के हौसले बुलंद हैं। प्रशासन से न्याय न मिलने से हताश होकर अब पीड़ित परिवार धरना स्थल पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गया है। जनपद एटा के ये अभी खड़ा हूँ, मौजूद हूँ कि जो धरना स्थल है वहाँ पर एक व्यक्ति परसों से 19 तारीख से धरने पर बैठे हैं। आखिर क्यों बैठे हुए हैं, आइए जानते हैं इनसे। क्या मामला है इनका? क्या नाम है आपका? सर मेरा उर्मेश कुमार नाम है सर। जी, अच्छा, यहाँ धरने पे बैठे हुए हैं आप, किस लिए बैठे हैं? सर मेरी ज़मीन कब्जा कर लिया है सर। किसने कर लिया? ये शीतलपुर के ने प्रवीण कुमार और ये पिंकी और हरवेदी लज्जाराम और राय सिंह। आपने इसकी पुलिस से शिकायत नहीं की? सर पुलिस से भी मैं शिकायत करी थी सर, लेकिन पुलिस ने कोई जवाब नहीं दिया सर। प्रशासनिक अधिकारियों से? प्रशासनिक अधिकारियों से बात करी थी सर। क्या आश्वासन मिला? मुझे कही कि कार्रवाई करेंगे आगे को, लेकिन अभी तक यहाँ तक नहीं आए सर। कोई नहीं आया? कोई नहीं। अच्छा, आज कोई आए थे मिलने? आज सर SDM से आए थे। क्या आश्वासन देके गए? मुझे कही कि अनुशासन दे के चले गए सर, तो कुछ करवाएंगे। अच्छा, कार्रवाई होगी। हाँ। अच्छा, आप यहाँ बैठे हैं, कब तक ये आपका अनिश्चितकालीन कोई धरना है? सर जब तक काम नहीं होगा तब तक बैठे रहेंगे। ये थे हमारे साथ, पूरी तरह से ये बता रहे हैं कि इनका जो भी ज़मीन है उन पर जो भूमाफिया है उन्होंने कब्जा कर रखा है, इनका आरोप है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि एटा के जिलाधिकारी अरविंद सिंह के सख्त निर्देशन के बाद आखिर इस तरीके के भूमाफिया किस तरह से पनप रहे हैं, ये तो कहीं ना कहीं ये सवालिया निशान खड़ा कर रहा है। अब देखने वाली बात होगी, इस तरीके से अगर ये धरने पे बैठे हुए आश्वासन देके गए SDM साहब, अब देखने वाली बात होगी कि आखिरकार इनको न्याय कब तक मिल पाता है। एटा से ज्ञानेश कुमार के न्यूज़ इंडिया। और अब खबर कानपुर से है, जहां कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर हीट वेव से बचाव को लेकर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम जिलाधिकारी कानपुर नगर जितेंद्र प्रसाद सिंह और उप मुख्य यातायात प्रबंधक आकांक्षु गोविल के निर्देशन में संपन्न हुआ। रेड क्रॉस सोसाइटी के मुख्य प्रशिक्षक एवं आपदा प्रबंधन मास्टर ट्रेनर लखन कुमार शुक्ला ने रेलवे अधिकारियों, कर्मचारियों और यात्रियों को लू से बचाव के उपायों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि तेज सिरदर्द, चक्कर, उल्टी, अत्यधिक कमजोरी, तेज धड़कन और बेहोशी जैसे लक्षण दिखने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। प्राथमिक चिकित्सा जीवन रक्षा होती है। आपदा कब और किसके साथ आ जाए इसका कोई पता नहीं होता है।
क्योंकि बिना बुलाए मेहमान जैसी आपदा होती है। तो हमने ये जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन पे ये बताने की चेष्टा की है कि यदि आपको हीट वेव आ जाए, जैसा कि इस समय चल रहा है हीट वेव का मौसम, और वो आदमी बेहोश होकर गिर रहा है, चक्कर आ जाए, उसकी पल्स रुक जाए, तो हमें क्या करना चाहिए। तो जो सब लोग सामान्य उपाय तो हर आदमी जानता है कि ठंडा पियो, नींबू पानी पियो, ORS घोल पियो, ये सब चीजें। लेकिन अगर चक्कर आ जाए तो कैसे, तो घबराना नहीं चाहिए। उसको अगर चक्कर आ जाए, उसकी नस चल रही है तो उसके पैर को उठा देना चाहिए। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। बात कर रहे हैं हरदोई की। हरदोई से खबर आपको बता रहे हैं, जहां हरदोई सदर तहसील क्षेत्र के ग्राम पूरा बहादुर निवासी किसान रणवीर सिंह गुड्डू की आत्महत्या के मामले ने राजनीतिक तूल पकड़ लिया है। आरोप है कि लेखपाल अरुणेश यादव की प्रताड़ना और राजनीतिक दबाव से परेशान होकर किसान ने आत्महत्या की। मामले को लेकर गुरुवार को निवर्तमान जिला एवं शहर कांग्रेस कमेटी हरदोई के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया गया। चाहते हैं कि तहसील की ग्राम सभा है पूरा बहादुर, सदर विधानसभा है और बहुत क्रांतिकारी योगी जी के करीबी बड़बोले आबकारी मंत्री का विधानसभा क्षेत्र है। उस क्षेत्र में किसान है रणवीर सिंह, उन्होंने एक लेखपाल हैं अरुणेश कुमार यादव, जिनके एक भाई समाजवादी छात्र सभा के अध्यक्ष भी है, सुना जाता है ऐसा। उनसे संबंध उनकी प्रताड़ना से आहत होकर एक किसान ने आत्महत्या कर ली थी अभी 9 तारीख को, जिस दिन महाराणा प्रताप की जयंती थी। और आज तक उनके परिवार से प्रशासन ने जो वादे किए उनको पूरा नहीं किया। राजस्व निरीक्षक से FIR ली गई ताकि सारा मामला रफे दफे हो सके, प्रशासन अपने स्तर निपट सके। और अब खबर जालौन से है, जहां कोंच तहसील क्षेत्र के भेड़ गांव में प्याज को लेकर मंडी पहुंचे किसानों ने मंडी कर्मचारियों पर सुविधा शुल्क मांगने का आरोप लगाते हुए सड़क पर जाम लगाया। किसानों का कहना है कि ओलावृष्टि से फसल पहले ही खराब हो चुकी है और अब मंडी में अवैध वसूली की जा रही है। आरोप है कि शुल्क न देने पर चालान की कार्रवाई की धमकी भी दी जा रही है, जिससे नाराज किसानों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। कोंच तहसील क्षेत्र के भेड़ गांव में आरोप है कि मंडी में जो किसानों के साथ बदसलूकी और उनके साथ इसका आरोप लगाते हुए साफ तौर से मंडी पहुंचे तो वहां पर सुविधा शुल्क मांगने को लेकर जो कर्मचारी हैं और जो सचिव हैं वो लोग जो है सुविधा शुल्क मांग रहे हैं और इसको लेकर उनका गुस्सा साफ तौर से नजर आ रहा है। हालांकि उन्होंने घंटों जाम लगाने के बाद उन्होंने ये भी कहा है कि जब तक बड़े अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचेंगे हम लोग ये जाम खत्म नहीं करेंगे। इसको लेकर घंटों जाम लगा रहा, आवाजावा पूर्ण रूप से बाधित रहा। हालांकि किसान नारेबाजी करते रहे और आरोप लगाते रहे कि जिस तरीके से ये पैसा मांगा जा रहा तो कहीं कहीं नाजायज है और इस पैसे को रोका जाए, नहीं तो हम लोग इससे बड़ा आंदोलन करेंगे। कैमरा पर्सन मनीष पांडे के साथ माजिद अरमान के न्यूज जालौन। और अब खबर बुलंदशहर से है, जहां एसडीएम शिकारपुर रविंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि तहसील क्षेत्र के चाकला की ग्राम प्रधान विमला देवी के पुत्र के नेतृत्व में तहसील परिसर में जारी धरना दबाव बनाने के नियत से जारी है। उन्होंने बताया कि नियमों की अनदेखी करते हुए ग्राम प्रधान ने बिना स्वीकृति लिए जमीन आवंटन कर दिया। संबंधित जमीन का विवाद पहले से सिविल न्यायालय में विचाराधीन है। पूरा प्रकरण की जांच कराकर प्रधान पक्ष को समझाने के बाद भी दबाव बनाने के लिए लगातार धरना जारी है। परिसर में चाकलाई ग्राम प्रधान पुत्र के द्वारा धरना दिया जा रहा है, किस बात को लेकर दिया जा रहा है? चाकला ग्राम प्रधान पुत्र के द्वारा एक प्रस्ताव किया गया है गाटा संख्या 973 में, जिस पर उन्होंने सोसाइटी भवन बनाने का प्रस्ताव किया है और उसके बगल का गाटा संख्या 971 है। इन दोनों गाटों में एक तो नक्शे को लेकर विवाद है। विपक्षी द्वारा
श्री विजेंद्र राघव द्वारा ये अवगत कराया गया कि धारा 30 का एक मुकदमा इसको लेकर विचाराधीन है। परेशान क्या परेशान हो? ये परेशान है न तो खाद के तैयार लाने में लगे, खाद में लेना, अब जो नालों जो पानी चल रहा है झंझा पे रास्ता में जो लोग गिरते हैं उनके नहीं, आप तो प्रधान हो, तो नाला और वो पानी की समस्या तो आप दूर कराएंगे। नहीं है हमारी। कौन नहीं सुनना? क्यों? अभी इन्होंने भेजे वापस कर ले। एक सोसाइटी का हमारे यहाँ प्रस्ताव किया था हमने। किस गांव का? चाकला। 5 और जी 5 तारीख 12वें महीना में उसका एजेंडा मुनादी हुई और 12/25 को उसका प्रस्ताव हो गया। प्रस्ताव स्वीकृत हो गया है। उसकी हमें डोरेबंदी कराने के लिए कई बार टीम बनी और टीम बनने के बाद में आज टीम गई मैं फोर्स के SDM साहब के कहने पर। कुछ देर बाद ही वो टीम जो है किसी व्यक्ति का फ़ोन आता है और कुछ देर बाद ही वापसी आ जाती है। और आगे बढ़ते खबरों में महिला एवं बाल यौन शोषण से संबंधित अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने और इंटरनेट पर अश्लील सामग्री पर रोक लगाने के अभियान में सोनभद्र साइबर सेल की बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा के कड़े निर्देशन में कार्रवाई करते हुए साइबर थाना पुलिस ने सोशल मीडिया पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी और अश्लील वीडियो अपलोड करने व शेयर करने वाले 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। सोनभद्र पुलिस द्वारा 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनका नाम सैफ और राहुल कुमार है। सैफ जो है थाना दुद्दी क्षेत्र रहने वाले हैं और राहुल कुमार ये थाना ओबरा क्षेत्र के रहने वाले हैं। सोनभद्र पुलिस को नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉइटेड चाइल्ड द्वारा एक सूचना साझा की गई थी, जिसके माध्यम से उन्होंने अवगत कराया था कि ये 2 व्यक्ति जो जनपद सोनभद्र के हैं, ये चाइल्ड पोर्नोग्राफी और अश्लील वीडियो अपलोड कर रहे हैं लगातार, जिसमें कम उम्र के बच्चों के कई वीडियो ऑनलाइन पोर्टल्स पे इनके द्वारा अपलोड किए गए हैं। इन दोनों व्यक्ति को चाइल्ड टिपलाइन के माध्यम से प्राप्त सूचना के अनुसार गिरफ्तार किया गया। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।